दोस्तों नमस्कार। तो अब हम लोग देखते हैं राज व्यवस्था से। प्रश्न कौन सा था कि भारत में पंचायती राज, इसके उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन करें या विवेचना करें। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज, उद्देश्य एवं विशेषताएं। ठीक है, तो ये प्रश्न था आज का। तो इस पर हम लोग 38 मार्क्स का क्वेश्चन हमें लिखना होगा। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो ये देखें। तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी होगी। तो भूमिका किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। तो भूमिका में आप पहले लिखें कि क्या है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है क्या। ठीक है, भूमिका में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है पंचायती राज, क्या है। दूसरी बात, इसके संवैधानिक प्रावधान को लिख दे कि संविधान में क्या है, कहाँ है संवैधानिक प्रावधान। और अगर हम ये कहें कि उद्देश्य, चूँकि उद्देश्य लिखना है, ठीक है, तो आप इसके उद्देश्य को भी संक्षिप्त रूप में, ठीक है, चाहे तो भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि क्या है, तो ये कह सकते हैं कि क्या है, यह स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ठीक है, क्या है, तो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ठीक है, ये कह सकते हैं। और संवैधानिक प्रावधान के बारे में कहें तो संवैधानिक रूप से यह कहाँ है, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन। तो इस अधिनियम जो 1992 में हुआ था, तो इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संवैधानिक रूप से 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और संक्षिप्त रूप में कहा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है आप बताएं कि गांव है, ठीक है, गांव स्तर तक, ठीक है, क्या पहुंचाना, कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, ठीक है, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये है इसका उद्देश्य। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ें गांव स्तर तक पहुंचाना। और दूसरा ये कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से एक भूमिका हम लिख सकते हैं कि पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। संवैधानिक रूप से 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ें गांव स्तर तक पहुंचाना और विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार से हम एक भूमिका, कंप्लीट भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से आप लिखें। अब चूँकि हमने भूमिका लिख दी, प्रश्न जो है इसमें उद्देश्य और विशेषता की ही बात कही जा रही है, तो हम अनर्गल कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इसके उद्देश्य पर आएंगे। ठीक है, कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य तो पॉइंट वाइज लिखे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें कि उद्देश्य क्या है, तो ये है कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जैसा कि हमने भूमिका में लिखा था, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आपको पता होगा, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जब सत्ता को ऊपर से नीचे की तरफ प्रसारित करना, तो विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण। तो क्या होता है विकेंद्रीकरण, कि राजनीतिक शक्ति के, देखिए अब जैसे कि इतिहास से आप इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में ले, जैसे एक तुलना होती है मौर्य काल की और दूसरी तुलना होती है गुप्त काल की। ठीक है, गुप्त काल की। दोनों में एक मौलिक अंतर एक आपको देखने को मिलेगी कि मौर्य काल में जो व्यवस्था थी यह केंद्रीकृत व्यवस्था थी, केंद्रीकृत। ठीक है, और गुप्त काल में जो व्यवस्था थी यह विकेंद्रीकृत थी। ठीक है, विकेंद्रीकृत अर्थात विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण शक्ति जो है वो राजा के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे यहाँ पर सामंत होते थे, उनके हाथों में शक्ति जो है आती गई। तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है, जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो यही चीज़ें तो है पंचायती राज में होता क्या है कि जो अब डायरेक्ट सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को तो यहाँ आप पंचायत में नहीं बैठा सकते हैं। तो एक पंचायती राज व्यवस्था आई जिसके द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही, ठीक है, जो उनके स्थानीय स्तर पर होते हैं। तो एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति है। लोकतांत्रिक पद्धति में इसमें क्या होता है कि सभी लोग, यानी कि जन भागीदारी हो जाती है, और निचले स्तर तक, यानी कि एक तो अगर कहें केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर तक लोकतंत्र को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से
लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य होगा। दूसरा हम कहें कि सामुदायिक विकास में जन भागीदारी, ठीक है, सामुदायिक विकास में जन भागीदारी। ये किस प्रकार से? तो देखिए, गांव के विकास की योजना बनाने, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि गांव के विकास की योजना बनाने, योजना बनाने की बात हो या इसके क्रियान्वयन की बात हो, ठीक है, या इसके निगरानी की बात हो, ठीक है। इसमें क्या है कि स्थानीय लोग सीधी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, सीधी भागीदारी होती है इसमें। विकास की योजनाओं में जनता की सीधी भागीदारी होती है। इसका लक्ष्य क्या होता है? विकास लोगों के द्वारा लोगों के लिए भावना को साकार करती है। इससे क्या होता है कि इससे इन्हीं चीज़ों से क्या होता है कि विकास लोगों के द्वारा लोगों के लिए, इस तरह की भावना का विकास होता है, जो कि आपको पता होगा अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जनतंत्र जनता के लिए। तो ये चीज़ें हैं, इससे सुदृढ़ होती है। इसके बाद देखें तो तीसरी अगर विशेषता की बात अगर हम करें तो इसमें आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं समावेशन। सामाजिक न्याय एवं समावेशन ये किस प्रकार से? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 उसके डी में, ठीक है, डी में क्या कहा है कि पंचायतों में SC ST महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। पता है, इसमें आरक्षण का प्रावधान है। किसके लिए? तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इससे क्या होती है कि सामाजिक न्याय की भावना प्रबल होती है और इसमें एक तरह से समावेशन होता है कि सत्ता में जो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं या जो मुहाने पर रह गए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए अब कहा जाए तो ये पंचायती राज जो है मदद करती है, ठीक है। इससे इसका क्या उद्देश्य होता है कि पारंपरिक रूप से जो वंचित वर्ग है उसको राजनीतिक और विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि राजनीतिक, ठीक है, एवं विकास प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, ठीक है, हिस्सेदार बनाना। तो ये है। इसके बाद देखें, अगर हम चूंकि बात कर रहे हैं उद्देश्य की, इसके बाद अलावा अगर हम देखें उद्देश्य में तो प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि किस प्रकार से? अब जरा सोचें कि स्थानीय समस्या, ठीक है, और आवश्यकताओं की बेहतर समझ किसके पास होगी? ठीक है, स्थानीय लोगों के पास होगी। ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय समझ की अगर बात अगर कहें तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या आप सोचिए कि जिलाधिकारी भी आकर के आपके गांव की समस्या को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर गांव स्तर पर भी एक ऐसी प्रणाली हो, ऐसा तंत्र हो जो इन चीज़ों को देखभाल करे तो ज़्यादा बेहतर से समझ पाएगा। तो इससे क्या होती है? प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इसका एक ये भी फायदा तो है कि त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन होता है। ये भी चीज़ है, त्वरित माने तुरंत और प्रभावी ढंग से इसका कार्यान्वयन होता है। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे, ठीक है, कि नहीं, अगर कोई स्थानीय रूप से अगर किसी प्रकार की सत्ता नहीं हो तो मतलब प्रशासनिक दक्षता जो है वो नहीं आ पाएगी, सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से क्या है कि प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करता है। इसके बाद देखिए कि राजनीतिक शिक्षा का केंद्र, तो आपको पता होगा कि पंचायतें जो होती है स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से नए नेताओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण की जो है पहली पाठशाला है। आपको पता होगा कि पहले लोग, अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा कि पहले वार्ड मेंबर का चुनाव जो है लड़े, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुँचे। तो आप क्या समझे इससे कि कहीं ना कहीं पंचायती स्तर पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर पहले अपना प्रशिक्षण लेते हैं और तब जा करके राष्ट्रीय राजनीति या राज्य की राजनीति में सहभागी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रशिक्षण की पहली पाठशाला है। तो राजनीतिक शिक्षा का केंद्र हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें तो सामाजिक आर्थिक विकास की गति जो है अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक आर्थिक
विकास को गति प्रदान करते हैं, ठीक है, गति प्रदान करते हैं। जैसे गरीबी उन्मूलन, रोजगार का सृजन, जैसे कि मनरेगा जैसी योजनाएं होती है, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि विकास जैसे कार्यक्रमों को क्या करते हैं, अंजाम देकर ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। तो ये सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। तो ये एक उद्देश्य यह भी है, ठीक है। तो हमने कई सारे इसके उद्देश्य देखे। अब हम लोग बात कर लेते हैं विशेषता के बारे में, ठीक है। तो अब हम विशेषता के बारे में बात करें कि पंचायती राज की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो विशेषताओं का जिक्र करें तो इसमें सबसे पहले देखें तो संवैधानिक ढांचा, ऐसे ही नहीं है, इसको संवैधानिक ढांचा प्रदान किया गया है। किस प्रकार से, तो आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा था कि 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है, संशोधन से पंचायतों को संविधान की जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जिससे क्या हुआ कि इस पंचायती राज को मजबूती, मतलब एक तो मजबूती मिली, ठीक है, क्या मिला, मजबूती मिली, और इसे अस्थायित्व भी मिला, ठीक है। तो ये है। और आपको बता दें कि यह राज्य सरकारों पर पंचायतों के गठन का दायित्व डालती है, ठीक है। ये जो पंचायती राज है वो किसके जिम्मे है, तो राज्य सरकार के जिम्मे है। और यह कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में और 73वें संविधान संशोधन में, इसे उसके माध्यम से संविधान का यह अंग है, ठीक है। तो राज्य सरकार के जिम्मे है ये है। उसके बाद देखें इसकी विशेषता में, तो आपको पता होगा कि इसमें त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है। त्रिस्तरीय संरचना का मतलब क्या होता है कि अधिकांश राज्य में है यह आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा देखें तो प्रखंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर आप देखे होंगे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपने देखा होगा जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय संरचना है। और विशेषता में देखें तो इसमें नियमित चुनाव होती है, नियमित चुनाव, और इसका चुनाव 243 ई के तहत होता है। ये अनुच्छेद 243 ई है, ठीक है। इसके तहत नियमित चुनाव होता है, और यह चुनाव कितने वर्ष पर होता है, 5 वर्षों पर, ठीक है। तो ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष में हुआ, 6 वर्ष में करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 5 वर्ष में नियमित रूप से किया जाता है, और चूँकि संविधान के अनुच्छेद 243 ई में वर्णित है, ठीक है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि करना ही पड़ेगा, वो चीज़ है। उसके बाद देखिए तो विशेषता में आरक्षण की व्यवस्था भी है, आरक्षण की व्यवस्था भी है। तो आरक्षण किनको प्राप्त होता है, तो एक तो प्राप्त होता है SC ST को, SC ST को। तो ये किस तरह से प्राप्त होता है, तो जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। ये SC ST को जो आरक्षण प्राप्त होता है वो जनसंख्या के अनुसार प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद महिलाओं को देखें, महिलाओं को, ठीक है, अन्य राज्यों में तो कम से कम 1/3 है, ठीक है, लेकिन बिहार में कितना है, वो 50% जो है वो बिहार में महिलाओं को ये सीट आरक्षित सीट है ये पंचायत चुनाव में, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग को, यानी कि OBC, बिहार में तो OBC EBC है, OBC EBC, तो ये किससे तय होता है, तो ये राज्य सरकार के विवेकानुसार है, ठीक है। तो ये है विवेकानुसार। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आरक्षण की भी व्यवस्था आपको पंचायती राज में है। इसके अलावा देखें तो वित्तीय स्वायत्तता, ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है कि अनुच्छेद 243H से लेकर 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है, जो पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करके तथा कर, शुल्क, फीस आदि सौंपने की सिफारिश करता है, ठीक है। तो वित्तीय स्वायत्तता भी है कहीं ना कहीं 243
एच और 243 आई, ठीक है, दोनों के तहत। ये क्या करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है, ठीक है। ये क्या करता है प्रावधान, तो पंचायतों क्या करता है, पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करके, ठीक है, वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करने तथा देखें तो कर, शुल्क, फीस आदि सौंपने की सिफारिश करता है, ठीक है, सिफारिश करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। अब विशेषता ये भी है कि कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विवेचन, ये क्या है, तो देखिए 11वीं अनुसूची, आपको पता होगा 11वीं अनुसूची 29 विषय जो है, 29 विषय में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे कि एक दो विषय बता रहे हैं, जैसे कृषि, ठीक है, भूमि सुधार, आपका कहें तो लघु सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ये सभी क्या है, ये सभी शामिल है, ठीक है। तो जिसे क्या है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मामलों में क्या कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल क्या कर सकती है कि कानून बना करके ये चाहे तो पंचायतों को सौंप सकती है, ठीक है। तो ये है, और हम ये देखें इसका क्या महत्व है, तो देखा जाए तो ग्राम सभा, इसमें देखिए ये जो पंचायती राज है इसमें ग्राम सभा का महत्व है, ग्राम सभा का महत्व इसे और ख़ास बनाता है, पंचायती राज व्यवस्था को और ख़ास बनाता है। ये होता क्या है ग्राम सभा, ये ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं की सभा है, ठीक है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, मत दिया है, ग्राम के मतदाताओं की सभा है ये, ठीक है, सभा है। इसे क्या मानाता है, इसे पंचायती राज की नींव मानी जाती है, पंचायती राज की नींव मानी जाती है, ठीक है। यह अगर कहा जाए तो पंचायतों को यह क्या करती है, ग्राम सभा क्या करती है, पंचायतों को जवाबदेह बनाने और सामूहिक निर्णय का मंच तैयार करती है, ठीक है। पंचायत को एक तो जवाबदेह बनाना है, ठीक है, कि हाँ यहीं पर सोलर लाइट हलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ है। और सामूहिक निर्णय कि सब मिल करके हाँ यहाँ होना चाहिए, तो अधिकांशतः लोग जिसके पक्ष में बात करेंगे वो होगा। तो इस प्रकार से ग्राम सभा एक अनूठी विशेषता है पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। तो हम लोगों ने विस्तार पूर्वक इसकी विशेषताओं को भी देखा है, ठीक है। तो अब चूँकि निष्कर्ष लिखना है, इसके बाद तो आप निष्कर्ष लिखिएगा, तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि क्या है, जितना भी आपने यहाँ ऊपर लिखा उसी को निष्कर्ष के रूप में जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं लिखने में, हम लोकतंत्र का जिक्र कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भारतीय लोकतंत्र की क्या है, लोकतंत्र के लिए एक जीवंत सशक्त, कुछ भारी भरकम शब्द जो है आपको लिखने चाहिए, सशक्त इकाई है, ठीक है। और इसके उद्देश्य और विशेषता की बात करें, चूँकि देखिए आपने पूरे प्रश्न में उद्देश्य और विशेषता के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो चाहे निष्कर्ष हो या भूमिका हो, ठीक है, जो प्रश्न में पूछा गया है उस पर आप एकदम लगे रहेंगे, उसी पर आप चिपके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूछा कुछ भी जा रहा है हम पूरा उसका बखान कर देंगे, तो यहाँ भी वैसा ही करना है। तो क्या लिखेंगे, एक तो लिख देंगे कि अतः हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, भारतीय लोकतंत्र की एक जीवंत और सशक्त इकाई है। इसका उद्देश्य और विशेषता एक समावेशी,
समावेशी, भागीदारी पूर्ण और जवाबदेह, ठीक है, जवाबदेह, स्थानीय, स्वशासन स्थापित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि वित्तीय संसाधनों, अभी इसकी कुछ चुनौतियां भी है, चाहे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हालांकि वित्तीय संसाधनों, ठीक है, और देखा जाए कहीं ना कहीं कार्यात्मक स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता, ये चुनौतियां हैं, ठीक है, चुनौतियां झेल रही है पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह क्या है, ग्रामीण सशक्तिकरण का, देखें, का यह माध्यम है, ठीक है, एक अहम स्तंभ है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रश्न को पूरा किया। अब अगले विषय के प्रश्न पर हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।